बुलडोजर लगातार चल रहा था, वो सरकार में आज जिन लोगों पे आरोप है कफ सिरप वाले मामले में, उन पे सरकार पूरी तरह खामोश है। एसआईटी बना दी गई है आरोपियों को बचाने के लिए, रास्ता देने के लिए। कहीं कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अभी आप मान लीजिए कि इन अतीक और मुख्तार जिंदा होते और आप भी कोई बहुमत की सरकार बना के थोड़ी बैठे हुआ। वो तो बैसाखी की सरकार है। कब नीतीश जी पलट जाए, कब चंद्रबाबू नायडू जी पलट जाए, कब चंद्रबाबू नायडू जी अपनी साइकिल लेके साइकिल की तरफ आ जाए। जब ओम प्रकाश राजभर जी डिस्चार्ज हुए तो उनको डिस्चार्ज करा के भी घर ले जा रहे थे। बाकायदा उसकी तस्वीरों को भी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा किसी स्वास्थ्य मंत्री के लिए। मैं एक बड़े पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका पॉडकास्ट मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं बाय चॉइस गोदी मीडिया नहीं है, हम मजबूरी में गोदी मीडिया है। हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। लेकिन अगर उनसे सवाल पूछने का होता तो मैं उनसे यही सवाल होता कि आप इतना झूठ इतनी जोर से क्यों बोलते हैं। जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा ऐसी सरकारें होती हैं, जैसे कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान अच्छा हो बुरा नहीं होता, उसको मानने वाले, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। तो आज बुरे लोगों की सरकार है। 400 पार करना चाहते थे संविधान में संशोधन के लिए। बसपा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अंदरूनी गठबंधन है। हालांकि समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी, जो अपनी बेबाकी और तगड़े तर्कों के लिए जाने जाते हैं। ये वो आवाज़ हैं जो सत्ता से सवाल भी करते हैं और सिस्टम की सच्चाइयों को बिना डरे सामने भी रखते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की बातचीत होगी सीधी, ईमानदार और बिना किसी फिल्टर के। स्वागत है सर आपका हमारे शो। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका राजनीतिक करियर रहा है वो मैंने देखा है कि छात्र जीवन से शुरू हुआ है। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय प्रवक्ता तक का सफ़र कैसा रहा है आपका? देखिए, संघर्ष कर रहा है, क्योंकि छात्र जीवन में जब मैं राजनीति में आया तो उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति भी करूँगा। घर से जाता था पढ़ने के लिए, और फिर जब कॉलेज में इंटर फैकल्टी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था उसमें सिलेक्शन नहीं होता है और मैं देखता हूँ कि और लोगों का सिलेक्शन हो गया। वो मेरे साथ पहला नाइंसाफ़ी थी, और उसी नाइंसाफ़ी की लड़ाई को लड़ने के लिए जब मैंने आने वाले समय में जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ तो मैं पहले जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, उसको मैंने जीता। उसके बाद मैं छात्र संघ अध्यक्ष का दूसरी बार फिर चुनाव हुआ तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना। तो इस बीच हम छात्रों की आवाज़ को उठाते रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, और समाजवादी पार्टी ने मुझे दोनों बार जो समाजवादी छात्र सभा है उसका समर्थन दिया, क्योंकि टिकट तो नहीं होता था लेकिन समर्थन होता था। तो समाजवादी पार्टी से मैं दोनों ही चुनाव को लड़ा और जीता भी तो इतने अंतर से भी मैं जीता। छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की NSAI थी, ABVP थी, और भी जो निर्दलीय लड़े थे सबकी ज़मानत जब्त हो गई थी। तो ये क्रिश्चियन कॉलेज से जो मुझे प्यार और सम्मान मिला वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और क्रिश्चियन कॉलेज ने भी जो मुझे नाम दिया उसको भी मैं कभी भुलाया नहीं जा सकता। वर्तमान में छात्र राजनीति के जो चुनाव हैं, छात्र संघ के चुनाव हैं, उनमें एक तरीके से प्रदेश में रोक लगा दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और मैं कई प्लेटफॉर्म पे बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से हमारी इस विषय पे बातचीत हो चुकी है, और निश्चित रूप से छात्र संघ का चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा, और अनिवार्य रूप से होगा। चाहे उसके लिए कानून भी अगर बनाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी उसके लिए कानून बनाएगी, क्योंकि इधर काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि छात्रों की समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कैंपस में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो कैंपस को जो भाजपा का राजनीति का अड्डा बन गया है उससे भी छुटकारा दिलाना है। जिस तरह से VC बन रहे हैं, प्रिंसिपल बन रहे हैं, एक विचारधारा के लोग बन रहे हैं, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो छात्र संघ का चुनाव भी होगा। जब छात्र संघ का चुनाव होगा तो नाइंसाफ़ी करने वाली जितनी मोर्चे हैं उन सब पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव था, जिस तरीके से लाव लश्कर और गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, एक आम छात्र के लिए उसको कॉम्पिटिट करना कैसे हो पाएगा? देखिए, छात्र जो है वो बड़ा समझदार होता है। गाड़ियों के काफ़िले से, लंबी चौड़ी गाड़ियों से, चौड़े भाषणों से वोट नहीं मिलता है। ये हम लोगों का अनुभव रहा है। हम छात्र जीवन में देखें,
चाहे मैं क्रिश्चियन कॉलेज रहा हूँ या विश्वविद्यालय में भी हम लोग प्रचार वचार करने जाते थे, तो काफ़िले सबके पास होते थे, बड़ी बड़ी काफ़िले होते थे, गाड़ियाँ भी लोगों को मिल जाती थी। छात्र राजनीति में लोग जुगाड़ करते थे कि जुगाड़ से मिल गई, इनसे मांग ली, उनसे मांग ली, काफ़िला बढ़ाना है तो बढ़ गया। उससे वोट नहीं मिलता। वोट तो आपको तभी मिलेगा जब आपका छात्रों के बीच में आप उनकी लड़ाई लड़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल किसी दल का समर्थन मिल गया, कि समाजवादी पार्टी का मिल गया या किसी और दल का मिल गया और आप चुनाव जीत जाएंगे। आप जब तक छात्रों के बीच में नहीं हैं, जब तक आप उनकी आवाज़ नहीं है, तब तक आप चाहे जितना बड़ा काफ़िला बना लीजिए, जब तक आपको छात्र जो है, आम छात्र, वो छात्र नेता स्वीकार ना करें, तो अपने नाम के आगे छात्र नेता लिखने से कोई छात्र नेता नहीं होता। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आपको सबसे अग्रेसिव स्पोक पर्सन कहा जाता है, ये स्ट्रेटेजी है या ज़रूरत है? नहीं, मैं बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं गलत बात नहीं सुनता, ना बर्दाश्त करता कि हमारे नेता या हमारी पार्टी के खिलाफ बोला जाए। बाकी तो सब दलों के जो प्रवक्ता होते हैं वो अपने अपनी पार्टी की पक्ष रखते हैं और रखना भी चाहिए। मैं भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूँ। लेकिन इधर कुछ समय से जिस तरह से डिबेट में या बातचीत में गिरावट आई है, वो ज़रूर चिंता का विषय है कि जो डिबेट में जाइए तो डिबेट में चर्चा किसी बात पे होती है लेकिन पहुंच कहीं जाती है। हम तर्क कुछ करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी बात रखना चाहती है जनता की, उनके मुद्दों की, लेकिन बात कहीं और चली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो और बातचीत का रास्ता भी बदल जाए। तो मेरा प्रयास रहता है जब मैं डिबेट पे रहता हूँ कि मैं मुद्दे पर रहूं और उनसे वो सवाल करूं जो सवाल जनता के तरफ से हैं, बनते उनको पूछा जा सके। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग कहते हैं कि आप बीजेपी को काउंटर करने के लिए अनफिल्टर्ड स्टाइल यूज़ करते हैं, ये कॉन्शियस है या पर्सनालिटी है आपकी? नहीं, देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और जब भी कुछ परिवर्तन आए तो आपको अपने अंदर परिवर्तन कर लेना चाहिए, तभी आप ज़माने के साथ चल पाएंगे। 2013 से पहले सोशल मीडिया उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, ना उतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। 2013 के बाद और यूँ मान लें कि अन्ना हज़ारे आंदोलन के समय सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, फिर व्हाट्सएप आया और चीज़ें बढ़ी। तो हम समाजवादियों ने, हम लोगों ने भी उन्हीं तरीक़ों को अपनाया है कि जनता के बीच जाए, कैसे हम अपने तरफ जनता को आकर्षित कर सकते, किस तरह से हम सवाल का जवाब दें या क्या करें कि हमारी बात जनता तक आसानी से पहुंच जाए। तो वही प्लेटफॉर्म है, वो सबके लिए खुला हुआ है। हम लोग हो सकता है कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हों या कुछ ज़्यादा मेहनत इधर समाजवादी लोग कर रहे हैं, जैसे कि एसआईआर को लेके भी सोशल मीडिया पे एक लंबा हम लोगों की लड़ाई चल रही है। आज लोग, कल से मैं सुन रहा हूँ, चर्चा हो रही है कि समाजवादी के लोग आगे निकल गए एसआईआर को लेके। जो लड़ाई भाजपा समझती थी कि वो आसानी से जीत लेगी एसआईआर वाली, वो भी लड़ाई है। और उस लड़ाई में हम तो बधाई देते हैं अपने समाजवादी पार्टी के एसआईआर पीडीए पहरियों को, जिन्होंने इस लड़ाई को इतनी तगड़ी से लड़ा सत्ता के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, कि आज हमारा जो पीडीए का वोट है वो हम लगातार जुड़वाने का काम कर रहे हैं। उसमें लगभग हम सफल हैं। एसआईआर में देख रहा हूँ आप ग्राउंड पे हैं, लैपटॉप लेके टहल रहे हैं, लोगों के घर तक जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है हमें। तो एक आरोप आप पर और लगता है कि आप किसी भी डिबेट में फैक्ट से ज़्यादा फायर ले आते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये तो आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो हमेशा तर्कों पे बात करता हूँ। अगर किसी ने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया है तो हम अपने तर्कों से बात करते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है या नहीं है। अगर बुलडोज़र का सवाल उठाया तो हम पूछ रहे हैं, हमारे नेता भी पूछ रहे हैं कि बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है। अन्याय, हालांकि समाजवादी पार्टी बुलडोज़र के न्याय को कभी न्याय नहीं मानती, लेकिन सवाल इस बात का है, जिस सरकार में बुलडोज़र लगातार चल रहा था, वो सरकार में आज जिन लोगों पे आरोप है कफ सिरप वाले मामले में, उन पे सरकार पूरी तरह से खामोश है। एसआईटी बना दी गई है आरोपियों को बचाने के लिए, रास्ता देने के लिए। कहीं कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। अभी आप मान लीजिए कि इन अतीक और मुख्तार जिंदा होते, ये मामला उनसे जुड़ा हुआ होता, तो आज आपको बड़ी बड़ी डिबेट भी उस पर नज़र आ रही होती। उनकी प्रॉपर्टी तो छोड़िए, उनके रिश्तेदारों की, उनके दोस्त यारों की, सबकी प्रॉपर्टी नाप दी होती और मौका भी ना मिलता कि आप अपना
बताइए कि आपका नक्शा पास है, नहीं पास है, ये संपत्ति से कहाँ से। तो आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, तो हम तो अपने तर्कों के साथ बात करते हैं। आपके इस सवाल का भी जवाब मैं अपने तर्क से ही दे रहा हूँ कि बाइले नाइंसाफ़ी, आपने पहले बुलडोज़र, अन्याय का बुलडोज़र चलाया, आज आप कह रहे हैं कि वही जो बुलडोज़र है वो उसका ड्राइवर भाग गया है, उसके पहिए टूट गए, आज वो गायब है। जनेश्वर मिश्र पार्क की बात करी है आजकल, अखिलेश जी ने पोस्ट किया था कि वो एक इवेंट चल रहा है, इवेंटबाजी की जा रही है, तो इससे वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार पहले भी कहा था कि कोई किसी दल में हो, कोई किसी दल में हो, कोई बातें करता हो, किसी तरह का विरोध करता हो, लेकिन जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो या तो वो लोहिया पार्क जाते हैं या जनेश्वर मिश्रा पार्क जाते हैं। आज आप जनेश्वर मिश्रा पार्क में 3 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन आपने दे दी, वहीं जिनको आप सब चीज़ें प्रॉपर्टी बेचे दे रहे हैं। क्यों शादियां करनी? अरे क्यों शादी करनी पार्क में? कभी कोई शादी हो गई, हो गई। किसी को आपने दे दिया, थोड़ा एरिया हो गया, सफाई हो गई, हो गई। अब उसका कमर्शियल इस्तेमाल आप करेंगे, परमानेंट करेंगे। 3 लाख स्क्वायर फीट को आपने एरिया को दे दिया कि अब यहाँ पे शादियाँ होंगी। तो क्या ज़रूरत थी? और कितना पैसा सरकार को चाहिए? आप तो जनता से हर बात का टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स वसूल रहे हैं। तो आपको कितना टैक्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए? पलासियो मॉल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, आपने बेच डाला। जनता को अभी ये भी सच्चाई नहीं पता है कि जो लखनऊ में पलासियो मॉल है वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, वो सरकारी था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेच दिया गया। इस सच्चाई को भी से भी जनता को अवगत होना चाहिए। तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी वो हर चीज़ को बेच देना चाहती है और बेच के केवल मुनाफा कमाना चाहती है, तो उसका तो विरोध होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपको ओपनली कौन सपोर्ट करता है और कौन आपकी बोल्ड स्टाइल से अनकम्फर्टेबल होता है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और मैं समझता हूँ कि वही मेरे नेता हैं, वही मेरे पैरोकार हैं। और हमेशा से मुझे कभी कोई दिक्कत हुई या परेशानी हुई, चाहे वो मेरी पारिवारिक परेशानियाँ रही हों या मेरी कोई बहुत व्यक्तिगत परेशानियाँ रही हों या कोई पार्टी की कोई ऐसी बात रही हो, हमारी हमेशा मदद अगर किसी ने की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। 20 साल 25 साल का लंबा सफ़र है आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग उनके पीछे चलते हुए, उनके सिपाही के रूप में काम करते हुए, तो उनके आदेश का हम लोग पालन भी करते हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर आप गॉडफादर वाली बात कह रहे हैं कि हमारे पैरोकार कौन, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, वही हमारे पैरोकार हैं। अच्छा, आपको लगता है समाजवादी पार्टी या अपोजिशन की सॉफ्ट पॉलिटिक्स के कारण बीजेपी हर बार नैरेटिव जीत जाती है? देखिए, हमेशा जो नफ़रत की राजनीति होती है उसका रास्ता बहुत आसान होता है, बहुत सीधा होता है। टेढ़ा मेढ़ा जाना नहीं है, आपको किसी को साधना नहीं है, आपको हमेशा नफ़रत की बात करनी है, नफ़रत की ही राजनीति करनी है। कभी मुसलमान, कभी मुग़ल, कभी इतिहास, कभी नेहरू, कभी जिन्ना, उसी पे आपको राजनीति करनी। क्या है मुद्दे? वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अज़ान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फ़िल्में, मज़ारें, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट। तो इन मुद्दों पे राजनीति करना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें जवाबदेही नहीं है। सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन इन मुद्दों पे जब हम बात करते हैं तो कोई जवाबदेही नहीं होती है। आपको जितने भी मुद्दे हैं उनसे बचना है तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। आपसे रोज़गार की बात करें तो आप बता दो कि मुग़ल आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। तो समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है। और समाजवादी पार्टी के लिए क्या, कोई भी सेकुलर दल जो सेकुलर राजनीति करता है उनके लिए मुश्किल होता है ऐसे विचारधारा से लड़ना। लेकिन जनता ने हमेशा जो कट्टरपंथी विचारधारा है उनको देश ने, हिंदुस्तान की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के भी दिन अब बहुत हो गए। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जनता परिवर्तन लाने जा रही है। आप कहते हैं कि बीजेपी नैरेटिव बनाती है, समाजवादी पार्टी का 2 साल का क्या नैरेटिव है? देखिए, हमारा नैरेटिव कुछ नहीं, हमारा तो मुद्दा है कि हम जो पीडीए है हमारा, उस पे हम 2024 का चुनाव लड़े। और जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं तो ये सब जानते हैं कि पीडीए के साथ नाइंसाफ़ी हुई, पीडीए के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो 2024 में हमें पीडीए ने जिताया, तो 2027 के चुनाव भी हमें पीडीए ही जिताएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी नैरेटिव बना ले, लेकिन वो कोई भी सेट नहीं होंगे जनता के सामने। वो
जो पीडीए का नारा है वही सफल होगा, क्योंकि पीडीए ने इस बात को समझा है, महसूस किया है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और 2027 में अब नाइंसाफ़ी होने वाली नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी को कहा जाता है कि वो पीएम मटेरियल हैं, तो क्या उनके पास नेशनल स्ट्रक्चर रेडी है? देखिए, मुझे याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी का 2023 में जन्मदिन था, और मैं तो फ़ख्र से इस बात को कहता हूँ कि सबसे पहले अगर उनकी इस बात को उठाने वाला कोई है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भावी प्रधानमंत्री हैं, उस बात को मैंने ही उठाया था। उनके जन्मदिन पे मैंने होर्डिंग लगाई था। हाँ, तब हमारे कुछ लोगों ने ज़रूर आलोचना की थी कि बटरिंग कर रहे हैं, अब गठबंधन होने जा रहा है, उसके बावजूद पीएम भावी प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। लेकिन वो बात जब मुझे याद है 23 अक्टूबर 2023 की है, वो बात जब आगे निकली तो आज वो बात बहुत आगे निकल गई, और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता और उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने हराया है, अगर किसी ने इस बात को करके दिखाया कि भाजपा अजय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी भी अगर अपनी लोकसभा क्षेत्र में कम वोटों से, कम अंतर से जीते हैं इस बार, अगर हम फैज़ाबाद अयोध्या की सीट जीते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे, उनके पीडीए के नारे पे जीते हैं, और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी में वो आस और उम्मीद अब देश की जनता को नज़र आती, पीडीए को नज़र आती है कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और शायद अगर कांग्रेस ने कुछ और राज्यों में कुछ सीटें और ले आए होते, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, अगर परिस्थितियाँ होती तो, क्योंकि 37 सीटें लेके आए हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। लेकिन अभी मौका है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने अभी अयोध्या का जिक्र किया। हाल ही में एक संसद का वीडियो था जिसमें माननीय अखिलेश जी ने अवधेश जी को उठाया और फिर कहा बैठ जाओ। वो थोड़ा एरोगेंट नहीं लगा आपको? नहीं, नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कोई व्यक्ति आपसे सवाल दूसरे तरफ से आ रहा हो, आप बोल रहे हो, सवाल कोई दूसरे तरफ से आ रहा हो, जो परंपरा के विरुद्ध है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सांसद हैं, इनको देख लो और बैठ जाओ। अभी हारे हो 2024 में, इसलिए ये मत बताओ कि हम इधर विपक्ष में बैठे हैं। हम विपक्ष में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी पार्टी रीजनल पार्टी है। हम 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा के आए हैं। हम हार के यहाँ नहीं बैठे हैं विपक्ष में, हम जीत के विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में हराया है, देश की परिस्थितियाँ अलग है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं। शायद हमारी पार्टी आने वाले समय में, हमारा स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पार्टी का विस्तार हो रहा है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, तो शायद इनको हम और बेहतर जवाब दे पाएंगे। शायद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में भी हमारा संगठन और धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और मजबूत होगा तो हम इनको और मजबूती से जवाब दे पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां हम चुनाव लड़े थे, वहां हम हारे नहीं हैं। तो जो लोग हमसे सवाल करते हैं, अगर इधर बैठ के कोई आदरणीय अखिलेश यादव जी से सवाल करेगा तो जवाब तो मिलेगा, और जवाब बिल्कुल सही था कि अभी तो हराया है, अब कोई जीत के थोड़ी उधर बैठे हो, और आप भी कोई बहुमत की सरकार बना के थोड़ी बैठे हो वहाँ। वो तो बैसाखी की सरकार है, कब नीतीश जी पलट जाए, कब चंद्रबाबू नायडू जी पलट जाए, कब चंद्रबाबू नायडू जी अपनी साइकिल लेके साइकिल की तरफ आ जाए, किसको पता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार के सरकार में है, जीत के सरकार में नहीं है। अच्छा, 2027 में जो सपा की लड़ाई है बीजेपी से होगी या इंटरनल चैलेंजेस से? नहीं, हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से, और अब की का चुनाव वो जनता लड़ेगी भाजपा से। हम समाजवादी पार्टी को लड़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, हमारे तो नेता होंगे सामने, हमारा प्रत्याशी होंगे सामने, लेकिन जनता चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी को। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 साल से अभी तक की सरकार है और केंद्र में 11 साल की सरकार है, वो हर मोर्चे पे फेल है। नौजवानों से वादा किया था रोज़गार देने का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। शिक्षा पे जो वादे किए थे, आज प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। स्वास्थ्य की हालत तो ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य विभाग ही आईसीयू में पड़ा हुआ है। उतनी बदतर स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की, इससे बदतर हालत तो कभी हो ही नहीं सकती थी जो वर्तमान समय में। कहीं चले जाइए, ना दवा है, ना कोई व्यवस्था है, और ये हालत राजधानी लखनऊ में है हॉस्पिटल की। आप तो दूर दराज के तो भूल जाइए कि वहाँ पे आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं? इन्हीं वजह से बढ़ रहे हैं। तो ये वो जनता के मुद्दे हैं
जिन मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी जनता के बीच में, और जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाजपा वो चुनाव आ जाता तो वो अपना चश्मा धार्मिक कर लेते हैं, अपनी भाषा धार्मिक कर लेते हैं और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जनता तैयार है, पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए। आजकल सत्तारूढ़ के जो हमारे मंत्री जी हैं वो प्राइवेट अस्पतालों का इनॉग्रेशन करने जाते हैं। देखिए, हमने तो देखा कि आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी हमारे समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी भी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, इमरजेंसी में जेल गए। वो डफरिन ये सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो 3 दिन वो वहाँ एडमिट रहे। वही प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन है, दवा है, वही दी जा रही थी, उससे अलग की नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में तो बाहर की दवा दी नहीं जा सकती। तो अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि चौधरी साहब का इलाज मेदांता में कराया जाए, नहीं तो क्योंकि यहाँ तो कोई प्रॉपर इलाज ही नहीं है। तब उनका इलाज मेदांता उनको शिफ्ट किया गया, वहाँ इलाज हुआ। और आपकी जो बात है उसको मैं यूँ कनेक्ट करता हूँ कि उसी समय पे ओम प्रकाश राजभर जी भी वहीं पे एडमिट हुए जी। और इत्तेफाक ये था कि वो मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो राजभर जी को भी देखने आए, चौधरी साहब को भी देखा उन्होंने। और उसके बाद जब ओम प्रकाश राजभर जी डिस्चार्ज हुए तो उनको डिस्चार्ज करा के भी घर ले जा रहे थे। बाकायदा उसकी तस्वीरों को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा किसी स्वास्थ्य मंत्री के लिए कि आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको अपने मंत्रियों की, अपने अपने जनता के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उद्घाटन के लिए उद्घाटन आप प्राइवेट हॉस्पिटल का कर रहे हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य एक मंत्री के लिए क्या हो सकता है, एक सरकार के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, आजकल एक आरोप लग रहा है मीडिया पे कि 70% या 80% हिस्सा जो मीडिया का है वो सत्तारूढ़ दल के साथ उनका नैरेटिव चलाने में लगी हुई है। क्या ये आरोप सही है? नहीं, ये तो 100% सही है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया की सूचनांक जो है वो नीचे जा रहा है लगातार। और सवाल इस बात का है कि मीडिया की जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। जो जिम्मेदारी मीडिया को निभानी चाहिए वो मीडिया जिम्मेदारी निभाता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ चैनलों में आज कहा जाता है कि वो सबने कुछ इस तरह सेट किया है हुआ है कि एक शो वो निष्पक्ष रखते हैं। किसी चैनल में भी एक शो किसी एक एंकर का वो बहुत निष्पक्ष होता है, सरकार से सवाल करता है। उसके बाद के सारे शो, सारा टाइम वो सरकार की बटरिंग करने में जाता है, सरकार से सवाल नहीं होता। तो वो भी निष्पक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। जबकि मैं एक बड़े पत्रकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका पॉडकास्ट मैं सुन रहा था तो उन्हीं ने कहा कि हम लोग जो हैं बाय चॉइस गोदी मीडिया नहीं है, हम मजबूरी में गोदी मीडिया हैं। तो वही मजबूरी समझ में आती है कि जिस तरह से बहुत से पत्रकार जो अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाने लगे हैं, उनकी मजबूरियां थी, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे थे। पत्रकारिता सवाल पूछती है और सत्ता को और या जो बड़े उद्योगपति घराने जिन्होंने मीडिया हाउस को ख़रीद लिया है, अब बचे ही कितने लोग हैं, तो उन सबको ख़रीद लिया तो उनको सवाल पूछना ही नहीं है सरकार से। उनको तो अपना जो आर्थिक लाभ है, जो सरकार से लाभ ले रहे हैं, जो मालिक हैं चैनलों के, उनकी पैसा आता रहे, उद्योग चलते रहे, सरकार टेंडर देती रहे, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, चैनल भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता बची कहाँ है? इसलिए जो लोग पत्रकारिता की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता 90%, आप 70% कहते हैं, मैं कहता हूँ 90% पत्रकारिता नहीं रह गई है। अपोजिशन हर इशू पर बिखरा हुआ नज़र आता है, इसका कारण क्या है? ईगो या आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल वैक्यूम? देखिए, बिखराव नज़र नहीं आता है, विचार सबकी कुछ अलग हो सकते हैं और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि जो मोदी जी ने कह दिया वही सही है। उनकी मन की बात आप सुनिए, पूरे उनके दल के लोग तो सुने वो भी उनकी बात को माने कि यही सही है, और जो जनता है वो भी उनकी मन की बात सुने। अब आप देखिए ना, उनके मन की बात को कौन सुन रहा है आज? कोई सुन रहा है? कोई पसंद कर रहा है कि उनके मोदी जी की मन की बात सुनी जाए? तो मन की बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को विचारों को स्वतंत्र रखिए, लोगों से विचारों का आदान प्रदान हो, उनकी चर्चा हो, तब पता चलता है कि समस्याएं क्या हैं। मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, चले जाते हैं। जनता की समस्याएं तो 11 साल से वैसे ही हैं।
आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या हुआ उस नारे का? आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बलात्कार में सज़ा खा रहे हैं, उनकी सदस्यता जा रही है, कोई सड़क पे नज़र आ रहा है, कोई होटल में नज़र आ रहा है। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को लेके आई थी, उन मुद्दों पे पूरी तरीके से विफल है। उनके दल में कोई विचार है नहीं, जो विचार सेट कर दिया गया वही विचार है। तो हमारे विपक्ष में कोई बिखराव नहीं है, सबके अपने विचार हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि इस सरकार को, जिसने किसान को, मजदूर को, नौजवान को परेशान किया है, इस सरकार को हटाना है। विचार भले अलग हो लेकिन लक्ष्य सबका एक है। अच्छा, आपको अगर बीजेपी की एक पॉलिसी को अप्रिशिएट करना पड़े तो कौन सी पॉलिसी को करेंगे? मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। आप कहेंगे कि नहीं नहीं सोचिए सोचिए, तो मैं सोचूं भी तो कैसे सोचूं? कुछ हो तो सोचूं। मुझे तो सिर्फ एक ही पॉलिसी नज़र आती, किसी तरह ये जाए तब कुछ नई पॉलिसी बने, कुछ नया जनता के लिए हो। तो बाकी इनके आप बताइए, आप अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपको इनकी कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती, तो क्या जवाब होगा आप बताइए। अब मैं क्या ही बताऊं, ठीक नहीं, है, जो पॉलिसीज हैं कुछ नहीं, समाजवादी क्या है पार्टी की आप पॉलिसीज भी अच्छी रही हैं। नहीं, मैं तो और पूछना चाहता हूँ, मैं तो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ। आप बताइए क्या है भाई? देखिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे फेल है, स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आने के बाद और यूनिवर्सिटी बन रही है, क्या हो रहा है वो सबको पता है। आप शिक्षक भर्ती में क्या हुआ सबको पता है, नौकरियों में किसको नौकरियां मिल रही हैं वो भी सबको पता है, रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे फेल हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे फेल है, डीजीपी आप स्थायी बना नहीं पाते हो। हम किन मुद्दों पे हम क्या कहें कि आप इलाज भी नहीं दे पा रहे हो, आप दे क्या पा रहे हो? आप कहेंगे कि सफाई हो रही, तो सफाई भी नहीं हो रही है, केवल मशीनें गुजरात से आ गई हैं, गुजरात के कुछ लोगों को सफाई का ठेका दे दिया गया है। वो रोड पे आपको रोज़ गाड़ियां नज़र आती हैं जो धूल ज़्यादा और उड़ाती हुई दिखती हैं, सफाई भी नहीं हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं किस पे हम इनको हम इनकी किस मुद्दे पर सराहना कर दें? वो मुद्दा आप बता दीजिए तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। देश में सेकुलरिज्म पर पॉलिटिक्स हो रही है। सेकुलरिज्म आपकी दृष्टि से क्या है? देखिए, सबको साथ लेके चलना, सबका सम्मान करना, जो संविधान में दिया हुआ है शब्द, वो समानता की बात करता है। तो उस समानता को ही साथ आगे लेके चलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इस शब्द को से बड़ी दिक्कत है उसे कि आप सेकुलर शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो समाजवाद है ना, तो समाजवाद सबको साथ लेके चलने की बात करता है, और वही इस देश का रास्ता है जो गांधी जी ने दिखाया था, जो बाबा साहब ने दिखाया था। तो उस पे बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी करती है क्योंकि उनको उनकी विचारधारा वो विघटनकारी है, वो लोगों को तोड़ना चाहते हैं, उनकी विचारधारा दरारवादी है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। तो आज आप सोचिए कि जिस वंदे मातरम ने देश को एक करने का काम किया, जिस वंदे मातरम को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अंग्रेज़ों के खिलाफ गाता था, और वंदे मातरम का नारा लगा के सब एक जोश के साथ देश के लिए खड़े हो जाते थे, लड़ते थे। उनको यातनाएं भी झेलने को मिली अंग्रेज़ों के समय पे। आज भारतीय जनता पार्टी उसी वंदे मातरम के नाम पे देश को बांटना चाहती है, दरार पैदा करना चाहती है। तो जो लोग दरारवादी विचारधारा के हैं उनको समाजवाद कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आज स्टूडियो में कोई एक टॉप लेवल का बीजेपी का टॉप लेवल का स्पोक पर्सन बैठा होता, टॉपिस्ट, तो आपका एक सवाल क्या होता उससे? देखिए, उन भाजपा के लोगों से सवाल आप क्या पूछिएगा? हमारा अगर आप पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि भाजपा के सबसे टॉप के अगर कोई प्रवक्ता है तो सुधांशु वाजपेयी हैं। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी, हालांकि वो भी झूठ ज़्यादा बोलते हैं, तर्क कहते हैं, तेज तेज चिल्ला के अपनी बात को सही भी साबित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ वो विद्वान है, वो जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज़ोर ज़ोर से झूठ बोल के अपनी बात को सही साबित करती, कई मौक़ों पे मैंने उनको देखा कि वो भी अपने झूठ को, अपने तर्क को चिल्ला के, ज़ोर लगा के, और एंकर के तरफ देख के, या एंकर भी बेचारे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते ही हैं उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर उनसे सवाल पूछने का होता तो मैं उनसे यही सवाल होता कि आप इतना झूठ इतनी ज़ोर से क्यों बोलते हैं? अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि भारतीय जनता पार्टी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है और बिगेस्ट इल्यूजन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनकी नफ़रत और बंटवारे की जो विचारधारा है,
वही है। उनके उनका एक आप इसके अलावा उनके पास कोई ताकत नहीं है। आप भाजपा से पूछिए कि वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दे से अलग हट के कोई राजनीति करेगी, या किसी एक राज्य में आप उनसे कह दीजिए कि आप हिंदू मुसलमान का बिना नाम लिए राजनीति कर लीजिए और बिना जात धर्म की आप राजनीति कीजिए, वोट मांग के देख लीजिए क्या विकास पे। भाई 11 साल से आपकी सरकार है, कुछ तो किया होगा आपने, उसी पे वोट मांग लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए भाजपा की ताकत केवल नफरत है, बंटवारा है, दरार है, और उसी ताकत पे वो लगातार नफरत फैला के वोट को बांट के लगातार सरकार बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन वो नौजवान जिसने 2014 में सपना देख के प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, वो नौजवान जाग गया है, जिसको 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखाया था, जिन किसानों को कहा था 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी, उन नौजवानों को, जिन आर्मी वालों से उनकी पेंशन का वादा किया था, वो सब आज जान रहे हैं कि भाजपा ने झूठ बोला था। बाबा रामदेव जैसे लोग आए थे झूठ बोलने के लिए, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो काला धन वापस लेके आया था, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अन्ना हजारे आए थे। ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले लोग हैं। ये अंडर कवर्ड एजेंट टाइप के लोग जो होते हैं, जो दल में शामिल नहीं होते हैं और लेकिन दल के लिए काम करते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हों, बाबा रामदेव जैसे लोग, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा ने समय समय पे इनका इस्तेमाल करके सत्ता को हासिल किया है। अच्छा, सब लोग बोलते हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, आपकी नज़र में न्यू इंडिया क्या है? न्यू इंडिया यही है कि आज समानता का अधिकार नहीं है। आज आप पत्रकार सच दिखा दो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, यही न्यू इंडिया है। आज ये न्यू इंडिया है कि नौजवान अगर सड़क पे अपने हक अधिकार के लिए जाता है तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। यही न्यू इंडिया है कि आज माँ बहन बेटियों के खिलाफ बलात्कार के मुकदमों को भारतीय जनता पार्टी वापस ले रही, यही न्यू इंडिया है। 1 लाख के मुकदमे को वापस ले लिया गया, दंगाइयों के मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, ये न्यू इंडिया है भारतीय जनता पार्टी का। नफ़रत फैला रहे हैं, ये सोचते हैं। तो जो नीतियाँ अंग्रेज़ों की थीं, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इस देश को बाँटने का प्रयास किया था, उसी नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। और जो इंडिया का ये जो नारा देते हैं, वो नारा कभी भी उनका सफल नहीं होगा, क्योंकि ये देश कभी भी बँटा नहीं है। ये देश हमेशा एकता से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ चला है। और अब वो जो देश की जनता है, वो इस बात को महसूस कर रही है कि रुपया कहाँ चला गया, कौन-कौन से वादे किए थे, हमारे देश पे कर्ज़ कितना लंबा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हिंदू मुसलमान कर लेती है और हर मोर्चे पे फेल है, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, रुपए का मामला हो, व्यापार का मामला हो, टैरिफ का मामला हो, देश की आंतरिक समस्याओं का मामला हो, कोई हर मुद्दे पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। अच्छा, कुछ हमारे पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपसे। हाँ। कि जब हम पॉडकास्ट करने के लिए लोगों से कहें कि आपका करने जा रहे, तो पूछा कि उनसे पूछेगा शादी का क्या प्लान है? शादी का प्लान जल्दी है जल्दी ही शादी करेंगे, और जब शादी करेंगे तो छुपा के नहीं करेंगे, दुनिया के सामने करेंगे, सबको बता के करेंगे, ढिंढोरा पीट के करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, वो आपकी लाइफ का सबसे कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पॉलिटिकल आपके लिए मिशन नहीं, एक मुद्दा नहीं, एक मिशन बन गई? देखिए, मैं छात्र संघ का संयुक्त मंत्री बना और मैं चुनाव समाजवादी छात्र सभा से जीत के मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला। हालांकि मैं गया था नेताजी के पास, मुझे याद है कि नेताजी के पास गए थे चुनाव जीत के। तो मेरा वज़न बहुत कम था, मुझे आज तक याद है, बहुत 38-39 किलो का हमेशा उतना ही वज़न था, किस समय और की छात्र बात है? संघ अध्यक्ष तक मेरा उतना ही वज़न था, बहुत दुबला पतला था। तो नेताजी ने मुझसे कहा कि तुम भी चुनाव जीते हो? तो हमने नेताजी से कहा कि मैं छात्र संघ का संयुक्त मंत्री बना हूँ, जीता हूँ। तो फिर नेताजी ने कहा कि इनको लेके जाओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिया कि उनके पास ले जाओ, उनसे मिलवा दो। तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला, और जब मैं उनसे मिला तो उन्हीं का होके रह गया। फिर उनके साथ हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, छात्र संघ पे प्रतिबंध लग गया। छात्र संघ संयुक्त मंत्री बनने के बाद मेरे तो 2 साल चुनाव नहीं हुआ तो छात्र संघ के लिए लड़ते रहे। मुझे याद है अगस्त 2003 की बात है, और छात्र संघ चुनाव को लेके लखनऊ विश्वविद्यालय में एक आंदोलन चल रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी उस आंदोलन में उस सभा के मुख्य अतिथि थे, और हम लोगों ने इस शहर की सारी दीवारों पे आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी के कहने पे उनके साथ बैठक करने के बाद हम लोगों ने
पूरे शहर की दीवारों पर लिख दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजों में कातिल में। और जो पुलिस लाठी डंडा लेके हम छात्रों के आंदोलन को दबाना कुचलना चाहती थी, विश्वविद्यालय छात्र संघ के भवन के बाहर भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में छात्र नौजवान इकट्ठा थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। उसी समय अंबेडकर मैदान में आदरणीय मायावती जी की रैली कर रही थी और आदरणीय मायावती जी ने उसी रैली में ये घोषणा की कि वो भारतीय जनता पार्टी बसपा की गठबंधन की सरकार थी, कि वो गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले रही। और जो पुलिस हम लोगों पे लाठी डंडे लिए खड़ी थी, उस पुलिस के लाठी डंडे नीचे हो गए। आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे तो सरकार बसपा भाजपा की गिर गई थी। तब नेताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, नेताजी फिर छात्र संघ चुनाव होता है। तो वो मेरी राजनीति का टर्निंग पॉइंट उसी जगह पे था, जब मैं छात्र संघ का संयुक्त मंत्री बना और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला। और तब मैंने सोचा कि अब मैं राजनीति हम लोग आगे कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही वो एक दल है जहाँ गांव गरीब का बच्चा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का बच्चा वो राजनीति कर सकता है या उनको स्पेस मिल सकता है। बाकी दलों में, चाहे वो भाजपा हो या मैं कहता हूँ कांग्रेस भी क्यों ना हो, वहाँ पे आप एक गरीब परिवार से आने वाले से या मध्यम परिवार से आने वाले से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको राजनीति में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा या बहुत जगह मिलेगी। हालांकि इधर राजनीति ज़रूर बदली है, कि उसमें थोड़ा बदलाव नज़र आता है, लेकिन फिर भी वो जो स्पेस था वो समाजवादी पार्टी ने दिया और मुझे मौका मिला। मैं भी कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं था, मध्यम परिवार से था। पिताजी मेरे तहसीलदार थे। तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि राजनीति करने का मौका मिलेगा या राजनीति में जाऊंगा, लेकिन वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ मिला तो आज वो यहाँ तक आ गए कि मैं आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अपने नेता का वफादार हूँ, उनका भरोसा मेरे पे है। तो ये लंबा सफ़र है और वही टर्निंग पॉइंट था। आप डिबेट टेबल पर बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, रियल लाइफ में क्या वो है या? नहीं, मैं जब कोई बात ऐसी हो जाती है, जब मेरे नेता को या मेरी पार्टी को कोई ऐसी बात कही जाए जो बर्दाश्त के काबिल ना हो, तभी मैं एग्रेसिव होता हूँ। नहीं तो मैं मुद्दों पे तो मैं अपने तर्क से ही बात करता हूँ कि ये तर्क हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा ज़रूर होता है कि आप बात ही ना सुनिए। कभी-कभी एंकर कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत से चैनलों पे होता क्या है कि वो आपकी सुनना नहीं चाहते या आपको मौका ही नहीं देना चाहते। अपना सवाल किया, अपनी बात निकाली, अपनी भड़ास निकाली, सरकार के लिए बोलना है जो बोला और उसके बाद आपको मौका भी नहीं कि आप अपनी पार्टी का पक्ष भी रख सके। तब ज़रूर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहता है, शालीनता में रहता है। मैं जवाब कोशिश यही करता हूँ कि अपनी पार्टी का पक्ष बहुत शालीनता से रखने का प्रयास करूँ। अच्छा, जब पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलरिज्म की बात करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड रियलिटी पे कैसी हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी में तो लोकतंत्र है और जो लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की विचारधारा पे चलने वाले सभी दलों में समाजवादी पार्टी समझती लोकतंत्र है। इस देश में समाजवाद की विचारधारा पे राजनीति करने वाले बहुत से दल हैं और वो दल समाजवादी पार्टी समझती कि सब में लोकतंत्र है, सब में अपनी बात करने का, और कम से कम ये ज़रूर है कि वो दल अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं, संगठन में जवाबदेही रहती है, संगठन में सबको मौका होता है। ये फ़र्क ज़रूर है जो समाजवाद की विचारधारा पे चलने वाले दल हैं या भाजपा और कांग्रेस, उनसे अलग। आपको लगता है कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज विपक्ष को कमज़ोर कर रही हैं? नहीं, विपक्ष ईडी सीबीआई के जो डर दिखाने का जो प्रयास किया जाता है रहा है और लगातार उस एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अब उसमें केवल ईडी सीबीआई नहीं, अब तो भाजपा के पास बहुत से हथियार हैं। पहले आप ईडी सीबीआई लेके आते हैं, उससे पहले आप मीडिया को बता देते हैं कि ये एजेंडा है हमारा, इसको तो मुझे पहले ही आतंकी बता देना है या दोषी बता देना है या कुछ भी बता देना है, तो वो तो पहले से तय रहता है। मीडिया को बता दिया जाता है, आज मैं ये नेताजी हैं या ये दल है, उसके खिलाफ इस तरीके का नेगेटिव कैंपेनिंग हम लोगों को चलानी है। अब मुझे याद है 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के घर को खाली कराने का मुद्दा जब रहा, तो उसके बाद किस तरह से, तो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि किस तरह से 2 आईएएस थे जिनके कहने पे उनकी इमेज को ख़राब किया गया। और उस समय मुझे याद है कि मीडिया कहती थी कि उनके घर में स्विमिंग पूल है। आज तक स्विमिंग पूल मिला नहीं है, 2024-25 चल रहा है।
17 से 25 चल रहा है, स्विमिंग पूल नहीं ढूंढ पाए। तो ये जो भाजपा है, इसने नया तरीका, एजेंसियों का दुरुपयोग के साथ साथ मीडिया का दुरुपयोग कैसे करना है, मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, मीडिया की साख को कैसे बेच देना है, कैसे इमेज को ख़राब करना है, वो सब कुछ एजेंसियां तो जो काम कर रही, लेकिन जो जिम्मेदारी मीडिया की थी वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं मीडिया के इस व्यवहार से जो न्यायपालिका है उस पर भी दबाव पड़ा है, क्योंकि जब मीडिया किसी के खिलाफ पहले से ही उसके खिलाफ चार्जशीट लगा के दोषी बता देती है, ऐसी मीडिया वो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, उस पर भी दबाव पड़ता है। बहुत से ऐसे मामले रहे जहाँ न्यायपालिका शायद फैसला कुछ और देती, लेकिन मीडिया के दबाव में फैसले कुछ और आए। न्यायपालिका से एक सवाल है, हाल ही में हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई साहब पे एक कृत्य किया गया, एक जूता फेंक के मारा गया, उसको आपने किस तरीके से देखा? देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, और लोगों के अगर कोई न्याय करने बैठा है और भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप की विचारधारा के अनुरूप न्याय नहीं कर रहा है, तो उन पे जूते भी फेंके जाएंगे, मुकदमे भी होंगे, एजेंसियों का भी दुरुपयोग होगा, सब तरह का जतन होगा। लेकिन वो निंदनीय था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंक रहा है एक व्यक्ति, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस दल से जुड़ा है? अभी उनके साथ एक और कोई घटना नज़र आ रही थी, मैं किसी वीडियो देख रहा था। ऐसे मानसिक रोगियों को, ऐसी मानसिकता के लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ होती है। और जब आपने इस बात को छेड़ा ही है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फेयरवेल पार्टी के भाषण में उन्हीं ने 2 अपने जो ऑर्डर थे, जिनको कहा कि मेरी इस कुर्सी पर बैठने के बाद वो ऐतिहासिक थे, वो ऐतिहासिक ऑर्डर क्या थे? एक बुलडोज़र पे दिया गया उनका फैसला, दूसरा रिजर्वेशन पे दिया गया उनका फैसला। यही वो 2 फैसले हैं जिन फैसलों ने भाजपा के जो बौखलाहट है वो इतनी बढ़ी कि उन्होंने वो जूता फेंक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बुलडोज़र का एक्शन रुके, गैर कानूनी रूप से संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बुलडोज़र चलता रहे और कोई भी उसके साथ अपना फैसला मतलब न्याय मत करे। ये आरक्षण का हक लोगों का खाते रहें, आरक्षण के खिलाफ लगातार काम करते रहे, विश्वविद्यालयों में, नौकरियों में आरक्षण ना दें, और अगर कोई आरक्षण के उस फैसले को देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनाए तो उस पर जूता फेंकेंगे। ये भाजपा की विचारधारा है। तो भाजपा ने इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को कमज़ोर करने का काम किया है, और लगातार न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, भारत की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है या मिस इन्फॉर्मेशन है? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए तो हमेशा जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा ऐसी सरकारें होती हैं, जैसे कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान अच्छा हो बुरा नहीं होता, उसको मानने वाले, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। तो आज बुरे लोगों की सरकार है, जो संविधान को नहीं मानते, जो आरक्षण को का हक नहीं दे रहे हैं, जो गैर कानूनी तरह से लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बुलडोज़र का अन्याय कर रहे हैं या दूसरे तरह से अन्याय कर रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि जो सरकार में लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो लोकतंत्र, उन्हीं लोगों से लोकतंत्र को खतरा है, उसी विचारधारा से, उसी सरकार से लोकतंत्र को खतरा है जो लोग ये नारा देते हैं कि 400 पार 400 पार। 400 पार करना चाहते थे संविधान में संशोधन के लिए, वो मौका देश की जनता ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा कि ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का, ये देश लोहिया जी का है, ये देश श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का देश है। और ये देश की जनता कभी भी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको कभी बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को जिनको आप कैपेबल कम्युनिकेटर मानते हो? कोई नहीं, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। मैं समझता हूँ हमारी विचारधारा मजबूत है, समाजवाद मजबूत है, समाजवाद कभी किसी के आगे झुका नहीं। तो भाजपा का कोई नेता हम लोगों के आगे नहीं है। हमारी विचारधारा बड़ी मजबूत है, जनता के बीच में 24 में हराया, 27 में फिर हराएंगे। अच्छा, अभी एक जो बिल आया है राइट टू डिस्कनेक्ट, उसको, उस पर सपा का क्या स्टैंड है? देखिए, ये जो बिल है, समाजवादी पार्टी समझती कि इस पे जो भी फैसला होगा वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, और जब वो उस पर अपना पक्ष रख देगा तब हम उस पर कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अच्छा, SIR विवाद जो चल रहा है यूपी में, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वोटर मैनिपुलेशन, सच में ये आरोप सही है? देखिए, जिस योजना से भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, या चुनाव आयोग इसको लेके आया था, वो दांव उन पर उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि
जब योगी जी ये कहते हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और वहाँ पे लोगों को रखेंगे, तो जो ये सोच रहे थे जिनका वोट काटने के लिए, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो अपना अपना वोट को बनवाने का काम कर रहे हैं। एसआईआर गैर संवैधानिक ज़रूर है और गैर संवैधानिक है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग एक योजनाबद्ध तरीके से बिहार के चुनाव में ऐसा इसको लेके आए और बिहार का चुनाव जीता भी उन्हीं ने। लेकिन वो दूसरे राज्यों में इसलिए लागू कर रहे हैं कि उनका जो गेम प्लान है वो कहीं ना खुल जाए कि बिहार का चुनाव कैसे जीता गया। इसलिए 12 राज्यों में फिर से कर दिया कि सबको सामान्य सी स्थिति लगे, और फिर आप एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर हो रहा है, ठीक है, आप आधार को उससे लिंक नहीं करेंगे, आधार को मानेंगे नहीं, आधार से सब चीज़ें मानेंगे। आप कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं उनको पासपोर्ट देना पड़ेगा, पासपोर्ट कैसे बनता है? आधार से बनता है, लेकिन उसी आधार को नहीं मानेंगे। तो ये आधार को इसलिए नहीं मान रहे हैं, ये आधार को एक साजिशन नहीं मान रहे हैं कि आधार को मान लेंगे तो लिंक हो जाएगा, लिंक हो जाएगा तो अब एक जगह वोटर रह जाएंगे। फिर इनके जो पूरे देश में जो घूमने वाले वोटर हैं, ट्रैवल करते हुए वोटर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, 10-10, 20-20 लाख वोटर जिनको ट्रेन से भेजते हैं, बस से भेजते हैं, वो कैसे वोट डालने जाएंगे? इसलिए आधार से लिंक नहीं कर रहे हैं। तो एसआईआर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीजुली एक साजिश है। अच्छा, बिहार चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, एसआईआर ने निश्चित रूप से उसमें डेंट दिया दल को, और एकदम से एसआईआर हो रहा था, लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, 1 महीना 1.5 महीने का समय था, उसी में एसआईआर भी हो रहा है, आपको चुनाव की भी तैयारी करनी है। तेजस्वी यादव जी, उनका दल बहुत बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के प्रचार प्रसार के खिलाफ वो अकेले लड़े। नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उन दलों के और उनके गठबंधन के और दल थे, उनके खिलाफ भी एक अकेले लड़े। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से बिहार में हम उनको मदद करने ज़रूर गए, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े, परिणाम हमारे अनुरूप नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर जिस तरीके से चुनाव के बीच में ही 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले गए, शायद वो पैसे अगर नहीं डाले जाते गए, अगर चुनाव आयोग फेयर चुनाव कराता, निष्पक्ष चुनाव कराता, धांधली वाला चुनाव ना कराता, किसी के पक्ष में खड़ा नज़र ना आता, ये अगर 10-10 हज़ार रुपये लोगों के अकाउंट में नहीं जाते तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। जो मुख्यमंत्री बिहार में इस समय बने हैं वो वोट खरीदने वाले मुख्यमंत्री, वोट के पैसे के दम पे बने मुख्यमंत्री। अच्छा, 2027 में इंडिया गठबंधन में सपा की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, जो ये तो पहले से तय है कि जो जिस राज्य में बड़ा दल है उसकी बड़ी भूमिका है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमारा सहयोगी है, हमारा साथी है इंडिया गठबंधन का, और हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि हम सब दलों का एक ही लक्ष्य है कि ऐसी जन विरोधी नीतियों वाली सरकार जिसने जनता को परेशान किया, किसान मजदूर को परेशान किया है, वो जाए। इसलिए इंडिया गठबंधन हम सब बड़ा त्याग करके बड़े दिल के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो एक विजय सरपंच नाम से एक अकाउंट है फेसबुक पे, मुझे नहीं पता फेक है या रियल है, उस पर आपकी ज्वाइनिंग को लेके और मुस्कान मिश्रा आपकी प्रदेश सचिव जो रही हैं, राष्ट्र सचिव रही हैं, उनको लेके काफ़ी अलग टिप्पणी की गई थी, आपके नेताओं को टैग करके बहुत कुछ बोला जा रहा था उस पोस्ट में। उसको देखिए, मैं कभी इन सब अकाउंट पे और बातों पे, हालांकि मेरी नज़र के सामने ज़रूर आया, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन लोगों ने मुझे हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे भेजा कि देखिए क्या क्या लिखता है, कभी सर्किल बना के। कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी फ़ोटो में मैं हूँ भी नहीं। मैंने देखा एक फ़ोटो में कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी को हॉस्पिटल देखने आए थे। उस फ़ोटो में मैं था भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उस फ़ोटो में चर्चा में, उस पोस्ट में चर्चा मेरी थी। और भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, और नेताओं के बारे में भी, वो एमएलसी रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उदयवीर जी भी, उनके खिलाफ भी वो बहुत लिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बार ज़रूर सोचा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा वो लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि लाओ इनके खिलाफ एफआईआर करा देते हैं। कोई भी अकाउंट फेक है या ओरिजिनल है वो बात की बात है। लेकिन उसको देखने के लिए मैंने पहली बार जो विजय सरपंच की प्रोफाइल थी उसको चेक किया। जब मैं पीछे गया, आगे गया, मैंने देखा, तो मैंने देखा कि व्यक्ति कोई भी हो,
लेकिन वो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ है और वो व्यक्ति लिखता भाजपा के खिलाफ है। भले कुछ पोस्ट हमारे लिए लिख देता हो या हमारी पार्टी के लिए और नेताओं के लिए लिख देता हो, लेकिन वो भाजपा की नीतियों का विरोध ज़रूर करता है। इसलिए उनके सारे गुनाह माफ़ हैं। वो जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, आज़ाद हैं। शायद हो सकता है कि हमारी उनकी कभी बातचीत नहीं हुई, हमारे उनके विचार कभी नहीं सामने आए, हमारे बारे में नहीं जानते हो, हम उनके बारे में नहीं जानते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति एक दूसरे के बारे में नहीं जानता तो कुछ भी लिख देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ है, हम कभी उसको कमज़ोर नहीं करना चाहेंगे। वो इसी तरह लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी आलोचना करने से अगर उनको कुछ मिलता तो निश्चित रूप से करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जैसे लिखते हैं वो उसी तरह से लिखते रहें। उनको शुभकामनाएं। अच्छा, हाल ही में एक बसपा की रैली हुई थी, काफ़ी विशाल रैली थी। क्या एक आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी से स्पॉन्सर्ड रैली थी ये? देखिए, जो बसें आई उनमें ना पेट्रोल का पैसा लिया गया, ना उनको किसी ने बुक किया। कैसे आई? आप पूछिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, किसी आरटीओ को फ़ोन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि बसों का अरेंजमेंट किसने किस ज़िले से किया। पूछ लीजिएगा क्या पेट्रोल डीजल के भी पैसे किसी ने बसपा ने पेमेंट किए हों, या बसपा ने इतनी बड़ी रैली की थी कुछ लोग आए तो उनका बिल विल हो तो वही मांग लीजिएगा, बसपा से ही मांग लीजिए, भाजपा से ही मांग लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए, बसपा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अंदरूनी गठबंधन है। हालाँकि समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए हम उनके पार्टी पे और कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उनका रास्ता शायद अगर सही होता या वो रास्ता होता जो जिस तरह से दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ भी बसपा बोलती तो अच्छा होती, फिर रैलियां भी करती तो अच्छा होता। लेकिन जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हो, नौजवान हैं, उनके खिलाफ बसपा बोलती नहीं है। तो जब नहीं बोलती हैं, आप सरकार के खिलाफ साथ खड़े नज़र आते हैं, आप सरकार की नीतियों का समर्थन करते नज़र आते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है, जनता समझदार है। अच्छा, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सपा का क्या स्टैंड है? क्या सरकार में आएंगे तो कुछ? देखिए, पेपर लीक के मुद्दे में आप देखिए, पेपर लीक में जो लोग शामिल रहे, बड़ी संख्या में वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग थे। जिन एजेंसियों को पेपर दिया गया वो ब्लैक लिस्टेड थी, गुजरात की थी, कोई भाग गया। तो ये सब कोई ऐसा नहीं कि बिना जानकारी के हो गया होगा, या नहीं पता चला होगा कि ब्लैक लिस्टेड हैं, या पेपर लीक पे लीक होते रहे, नौजवानों का भविष्य खराब होता रहा। एक नौजवान पेपर की तैयारी करता है, फिर पता चलता है कुछ महीने और उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, पैसा खर्च होता है, कोचिंग में लंबी लंबी फीस पड़ रही है इस समय। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, और पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अच्छा, आपको क्या लगता है विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वो आवाज़ कहाँ दब रही है? आदरणीय अखिलेश यादव जी की आवाज़ मुखर है, बुलंद है। आप जब भी कहीं अन्याय हो रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी उस आवाज़ को ही नहीं उठा रहे हैं, वहीं पहुंच जा रहे हैं। और अगर वो रास्ते में कहीं से आ भी रहे हैं और किसी के साथ अन्याय होता दिख रहा है, अभी जैसा कि एक वीडियो था कि एक बुजुर्ग थे, उन एक्सीडेंट का मामला था, उसी समय वहीं रोड पर गाड़ी रोकी और डीएम को फ़ोन किया कि इनको मुआवजा दिया जाए, पार्टी भी उनकी मदद करेगी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो और समाजवादी पार्टी लगातार बोल रही है, और विपक्ष के भी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या और पार्टियां हों, खुलेआम बोल रही हैं, डर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब बोलते हैं तो आपके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, मुकदमे लिखे जाते हैं, जांच होती है, लेकिन ना कोई समाजवादी ना कभी कोई मुकदमों से डरता है, ना जांच से डरता है। तो हम सामना कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद है, कोई विपक्ष की आवाज़ वो डरी हुई सहमी नहीं है। डरे हुए सहमे हुए लोग ही एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सर, धार्मिक ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है, सपा का क्या क्लियर स्टैंड है इसमें? देखिए, आज दरारवादियों की सरकार है, जो देश में दरार पैदा करना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमानों भाईचारे के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। आप सोचिए कि किस दल की सरकार है कि जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को एक करने का काम किया, देश को एक साथ खड़े होने का, लड़ने का साहस दिया, उस वंदे मातरम पे आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी के इतिहास में अंश भर भी योगदान नहीं है, जो लोग अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, वो लोग आज हम जो देशवासी हैं, जिन लोगों का या जिन पार्टियों का
देश की आज़ादी का इतिहास रहा है, जिनका योगदान रहा है, आज वो उनसे सवाल पूछते हैं। तो सवाल कौन पूछ रहा है? वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई आज़ादी से पहले, कई राज्यों में सरकारें बनाई। आज वो भी वंदे मातरम पे सवाल पूछ रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे हर राज्य में खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ज़िले ज़िले में मंदिर मस्जिद कहीं के मुद्दों को हवा दी जा रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो जा रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। भाजपा नफरत और बंटवारे की राजनीति से केवल सत्ता हासिल करना चाहती है। इससे देश का भला नहीं होता है और इतिहास गवाह है कि जब जब कट्टरपंथी ताकतें वो उनका उभार हुआ है, देश को नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने देश को कर्जदार बना दिया है। बड़ा कर्ज हो गया है। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया है? आज नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है। जो बेरोज़गारी दर है वो इतनी बढ़ गई है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से सफ़र करेगा। हवाई जहाज़ का सफ़र तो छोड़िए, जो आपका जो हवाई अड्डा है, आप हवाई अड्डे में नहीं घुस सकते। इतना हर कदम पे इतने टैक्स और इतने बिल हैं। आप अपनी कार का किराया पूछ लीजिए जो आप वहाँ पार्किंग में खड़ा करते हैं। अंदर जाने का भी आपको जो टोकन लेना पड़ता है अंदर जाने का, वो कितना बढ़ गया है। हवाई जहाज़ का तो छोड़ दीजिए, वो तो जब भी मौका मिलता है 5 और 10 हज़ार वाला टिकट वो 1 लाख का कब हो जाएगा ये तो आपको हमको भी नहीं पता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करके जो मुद्दे थे उन मुद्दों को छोटा कर दिया है। बेरोज़गारी, महंगाई, किसान मजदूर का मुद्दा, जो दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये सब मुद्दे बहुत पीछे रह गए हैं। भाजपा नफ़रत के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये देश, मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी का है, बाबा साहब का है, लोहिया जी का, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का देश है और इस देश ने कभी भी कट्टरपंथी ताकतों को उभरने नहीं दिया है। 2027 में उत्तर प्रदेश से बदलाव होगा और 2029 में देश से बदलाव होगा। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के बहुत लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेबाक बातचीत फ़खरुल हसन चांद जी के साथ। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला गेस्ट कौन। मैं हूं शिवम वाजपेयी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।